विश्व पृथ्वी दिवस पर अन्नदाता की खास पेशकश। परवल की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। आज 22 अप्रैल है, जिसे विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व के लोगों को पृथ्वी पर बढ़ते प्रदूषण के प्रति जागरूक करने के लिए 22 अप्रैल 1970 को पहली बार दुनिया में विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया और आज भी ये जारी है। देखिए विश्व पृथ्वी दिवस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। किसान भाइयों, आज पृथ्वी दिवस है। पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन मौजूद है। लेकिन आज दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है प्रदूषण। अब सांसें घुट रही है। विश्व प्रकृति अपनी दयनीय व्यथा कह रही है। नदियों, तालाबों, झीलों में अब गंदगी बह रही है। कहीं सूखा तो कहीं बाढ़। प्रकृति अपने बचाव की दस्तक दे रही है। धूल, धुआं और आंधियां ये संदेश दे रही हैं कि बढ़ रहा प्रदूषण अब सांस घुट रही है। किसान भाइयों, तुर्किया और सीरिया में आए भूकंप में हजारों लोगों की जान चली गई। वहीं भारत में भी उत्तराखंड में भूमि पहाड़ धंसने से कई लोग बेघर हो गए। वहीं कहीं भूकंप, कहीं सुनामी तो कहीं ज्वालामुखी जैसी समस्याओं ने अब विवश कर दिया है कि आज हम इसकी सुरक्षा पर ध्यान दें। और ऐसी ही एक पहल है विश्व पृथ्वी दिवस, जिसे हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिवस के प्रणेता अमेरिकी सीनेटर गेलार्ड नेल्सन हैं। गेलार्ड नेल्सन ने सबसे पहले अमेरिकी औद्योगिक विकास के कारण हो रहे पर्यावरणीय दुष्परिणामों पर अमेरिका का ध्यान आकर्षित किया था और देखते ही देखते पर्यावरण चेतना से 2 करोड़ से अधिक लोग आंदोलन से जुड़े। गौरतलब है कि 1970 से शुरू हुए इस दिवस को आज दुनिया के लगभग 192 देश वैश्विक आधार पर इसे मनाते हैं। पृथ्वी दिवस को हर साल एक नए विषय को केंद्रित कर आयोजित किया जाता है। इस वर्ष यानी 2023 का विषय है इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, यानी हमारे ग्रह के लिए निवेश करें। आज विश्व पृथ्वी दिवस है। इस विश्व पृथ्वी दिवस के शुभ अवसर पर मैं अपने सभी किसान भाइयों को और इससे रिलेटेड जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सभी लोगों को अपनी तरफ से, अपने विश्वविद्यालय की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और मैं कोशिश करूंगा कि अपने विश्वविद्यालय के लोगों से और जो और स्टेक होल्डर्स हैं सभी लोगों से कि इसकी सुरक्षा और संरक्षा कैसे की जाए पृथ्वी की, इस जो कि बहुत आवश्यक है। हम अगर देखें तो बचपन में से लेकर के आज तक को अगर हम देखें तो निश्चित रूप से जो क्लाइमेट है उसमें बहुत परिवर्तन आया है। कभी बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो रहा है, कभी लो टेम्परेचर हो रहा है, कभी हाई रेनफॉल हो रहा है, कभी लो रेनफॉल हो रहा है। ये सब क्यों है? हम लोग प्लास्टिक का इतना यूज करते हैं, जबकि आज अगर हम देखें आज के 20 साल पहले मुश्किल से किसी घर में एक प्लास्टिक का एक आध टुकड़ा आता था। आज शायद पूरा जीवन ही हम लोग का उसी पर निर्भर हो गया है। तो हम उसको कैसे उसके उपयोग को बिल्कुल कोशिश करें कि कम से कम या न करें तो सर्वोत्तम है। ये झारखंड जहां हम लोग बोलते हैं कि जल, जंगल, जमीन, ये 3 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है और ये पृथ्वी के अंग हैं। वास्तव में अगर हम विश्लेषण करें तो यही पृथ्वी के अंग हैं और इसको अगर बचाएंगे तो ऑटोमेटिकली पृथ्वी की रक्षा हो सकेगी। किसान भाइयों, इस धरा पर पेड़ पौधे ही ऐसे जीव हैं जिन्हें कुदरत ने ये शक्ति दी है कि वे ऑक्सीजन का सृजन कर सकें, परंतु मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इनके विनाश पर ही तुला है। दिनों दिन जंगलों का क्षेत्रफल कम होता जा रहा है। हमारे प्रदेश में अनंत समस्याएं हैं।
अगर कृषि क्षेत्र की बात करें तो इसमें रासायनिक खेती, लगातार खेती, जल का अधिक दोहन, फसल अवशेषों को जलाना आज प्रदूषण का अहम कारण बनी हुई है। कहीं भूमिगत जलस्तर की कमी है तो कहीं लवणीयता और क्षारीयता। तेज हवाओं, आंधियों के कारण होने वाले मृदा अपरदन से बढ़ते मरुस्थलीकरण भी एक मुख्य समस्या है। किसान भाइयों, क्या आपको पता है मात्र 1 इंच मिट्टी की परत के निर्माण में कुदरत को तकरीबन हजारों वर्षों का समय लग जाता है और कितनी आसानी से हम मानव अपनी कुकृतियों के चलते इस मिट्टी को यूं ही बहा देते हैं। दूसरी तरफ शहर, गांव, कस्बों और कल कारखानों के अवशिष्ट नदियों के जल में समाहित हो रहे हैं। इन्हीं वजहों से नदियों और तालाबों का मीठा जल अब रोगाणुओं का आश्रय स्थल बन चुका है। समंदर के जल में समुद्री जीव अब घुट-घुट कर मर रहे हैं। इस विकट समस्या से निपटने के लिए हमें हर स्तर पर प्रयास करने होंगे, जिसके तहत सबसे पहली बात आती है भूमि संरक्षण की। इसके लिए सुव्यवस्थित तथा सुनियोजित प्रणाली को अपनाने की आवश्यकता है। मृदा अपरदन को रोकने के लिए मेड़बंडी, बंजरता को रोकने के लिए हरियाली आदि को बढ़ावा देने हेतु सामाजिक वानिकी के रहस्यों को समझकर इनको अपनाने की जरूरत है। इससे न सिर्फ भूमि संरक्षण में मदद मिलेगी, बल्कि भूमिगत जलस्तर में वृद्धि के साथ साथ वायु शुद्धिकरण भी संभव हो सकेगा। और ये सारी चीज़ें हैं झारखंड, जहाँ भगवान ईश्वर ने सारी चीज़ें दिया है, जो हमारा फल फूल सब्जी फसल सब चीज़ के लिए ये उपयुक्त है, पशु हर तरह की चीज़ के लिए उपयुक्त है। उन सभी चीज़ों को अगर हम सामंजस्य बनाएं, जो बायोडाइवर्सिटी है उसको सेव करें और किसी तरह की चीज़ों को नष्ट न करें, और इस प्रकृति को बचाने के लिए झारखंड, जहाँ की वन 30% के आसपास वन है हमारे प्रदेश में, अगर हम एक पेड़ काटते हैं तो कम से कम 4 पेड़ लगाएं, नया पेड़ लगाएं, तो हमारी इस पृथ्वी का सुरक्षा और संरक्षा हो सकती है। हम लोग हमेशा एक एक चीज़ का ध्यान रखें, जैसे कम से कम पेस्टिसाइड का प्रयोग कम से कम करें, प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करें, और कोशिश करें कि जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जिसके जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं, तो हम उसका भी कंट्रोल करें। तो कोशिश कि तमाम सारे बोटेनिकल्स हैं जिनसे उपयोग करके, नीम की पत्ती है या और भी दूसरी चीज़ें हैं, उपयोग करें। और ये जल, जंगल, ज़मीन, ये झारखंड के 3 पृथ्वी को अगर हम करें तो उसका अवयव है, उसका एलिमेंट है ये 3, और इन तीनों की अगर हम रक्षा करते हैं तो पृथ्वी की स्वयं रक्षा हो जाएगी। अब बात करते हैं जल संरक्षण की। वर्षा जल आच्छादन को रोकने के लिए चेक डैम का निर्माण करना चाहिए। रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैव उर्वरकों जैसे एजोला, हरी खाद, एजेटोबैक्टर इत्यादि को बढ़ावा देना चाहिए। जैव कीटनाशी जैसे नीम और करंज युक्त दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। जहां तक संभव हो सके जीवाश्म ईंधनों पर आश्रित न होकर सौर ऊर्जा को अपनाना होगा। सबसे खास बात तो यह है कि कृषि के बढ़ते अवशेष पदार्थों को यूं ही बेकार समझकर फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें पुनः चक्रण पद्धति के द्वारा कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट इत्यादि के रूप में प्रयोग कर प्रदूषण को काफी हद तक टाला जा सकता है। और अंत में आइए हम सब मिलकर ये वादा करें कि प्रति व्यक्ति कम से कम 1 वृक्ष अवश्य लगाएं, रसायनों पर आश्रित ना हो और प्रकृति पर भरोसा करें। तभी हम निर्माण कर सकते हैं शुद्ध, निर्मल, स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त पृथ्वी का। अब हमें जागना और जगाना होगा। हर शहर, कस्बों और गांवों में जाना होगा और कैसे बचाएं इस पृथ्वी को, यह दुनिया को सिखाना होगा। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्दी लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर।
परवल एक पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धन सब्जी के रूप में जानी जाती है। परवल में भरपूर मात्रा में विटामिन उपलब्ध होते हैं, जिस वजह से इस सब्जी की बाजारों में अधिक मांग होती है। प्रदेश की जिन किसानों ने इसकी फसल लगा रखी है, वे इससे अच्छी पैदावार लेने के लिए इस समय कौन कौन से कार्यों को करें, जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर ML यादव से। देखिए, परवल स्वभाव से जो है ये बहुवर्षीय फसल है और जो किसान भाई इसकी फसल लगाए होंगे अमूमन हमारे लोग अक्टूबर नवंबर में लगा देते हैं और उसी समय जो मेन जो रिकमेंडेड है खाद और उर्वरक किसान भाई दिए होंगे 3-4 किलो प्रति पौधा के हिसाब से वर्मी कंपोस्ट डालना चाहिए, नहीं तो 5-6 किलो अगर आप सड़ी हुई गोबर की खाद देते हैं तो वो बड़ा एक कारगर उपाय करता है, क्योंकि गोबर की खाद में सभी 17 पोषक तत्व कुछ न कुछ मात्रा में होते हैं। और बाकी कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट देने के बाद लगभग आप कह सकते हैं 20 ग्राम प्रति पौधा यूरिया भी देना चाहिए। सिंगल सुपर फास्फेट हो वो करीब 40-50 ग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटाश भी करीब 15 से 20 ग्राम। ये मिक्स करके जो थाला है उसको 1 फीट की दूरी पौधा से 1 फीट की दूरी बना के रिंग करके उसी में दे देना चाहिए कंपोस्ट देने के बाद। फिर हल्की सिंचाई करना चाहिए। ये अमूमन किसान भाई कर चुके होंगे और अगर नहीं किए हैं तो ऐसा कर लें। तो अब वो फलन की प्रक्रिया शुरू हो गई होगी। परवल के अच्छे विकास के लिए टपक सिंचाई में 1 से 2 लीटर पानी प्रतिदिन प्रत्येक पौधे के हिसाब से और परंपरागत सिंचाई के लिए 3 से 6 लीटर पानी प्रतिदिन प्रत्येक पौधे के हिसाब से पानी दें। परंपरागत सिंचाई की अपेक्षा सूक्ष्म सिंचाई के साथ बूंद बूंद सिंचाई से 18% तक उत्पादन वृद्धि तथा 40% तक पानी की बचत संभव है। खास करके लोग किसान भाई क्या करते हैं कि परमानेंट सीमेंट का पोल टाइप बना करके और तार से बांध करके उसके ऊपर परवल चढ़ा देते हैं। तो अब तापमान बढ़ रहा है और जब तापमान 35 डिग्री से ऊपर जाएगा तो ये डायोसियस नेचर का पौधा है। इसमें मेल जो फूल होता है वो अलग पौधे पे आता है और फीमेल फूल अलग पौधे पे आता है और फीमेल से ही फलन होती है। इसलिए हम सुझाव देते हैं कि जब आप 10 पौधा फीमेल लगाते हैं तो उसके बाद 1 पौधा मेल लगाना चाहिए, तब वो परागण की क्रिया जो है सामान्य रूप से होती है। परवल में अलग अलग पौधों पर नर और मादा फूल उत्पन्न होते हैं। नर पुष्पों से फल नहीं बनते हैं, बल्कि वे मादा पुष्पों में परागण का कार्य करते हैं, जिसमें मादा पुष्पों से फल बनना संभव होता है। नर पुष्प बड़े और सफेद होते हैं, जबकि मादा पुष्प थोड़ा छोटा और सफेद होता है। इसके नीचे गर्भाशय जुड़ा रहता है, जो कुछ दिनों में परागण के बाद बढ़कर फल बन जाता है। इसलिए नर फूलों को तोड़कर मादा फूलों पर हाथ से परागण करना चाहिए, जिससे फल अधिक बनते हैं। लेकिन समस्या ये आती है, जो किसान भाई ऊपर पौधा लत्ती को चढ़ा देते हैं, जब 35 डिग्री से ऊपर तापमान जाता है तो परागण ठीक ठाक होता नहीं है, क्योंकि पॉलन ग्रेन जो है वो किसी ने हवा की मदद से या किसी मधुमक्खी या कोई कीड़े की मदद से वो फीमेल फ्लावर तक पहुंचता है। और अगर फीमेल फ्लावर का स्टिग्मा वाला पोर्शन सूखा है, वहाँ पर पॉलन ग्रेन पड़ता है और वो जम नहीं पाता है, तो उससे फिर परागण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है, जिससे फलन नहीं लगता है, तो फॉल्स फ्रूट हो जाता है और आपको दिखेगा कि फल लगा हुआ, लेकिन वो फल पीला होकर के फिर वो गिर जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ तापमान की वजह से ऐसा होता है। इसलिए किसान भाइयों को सुझाव है कि इसके लिए परेशान नहीं हो, थोड़ा फ्रीक्वेंट उनको इरिगेशन करना पड़ेगा। जब आप सिंचाई करते हैं तो ज़मीन के नीचे ह्यूमिडिटी बढ़ती है, जो परागण की प्रक्रिया को सुचारू रूप से होने में मदद करती है, उसमें फलन भी ज़्यादा होता है। तो ये सावधानी बरतना है, सिंचाई फ्रीक्वेंट करना है। जिन्होंने ऊपर ढड्डी लगा के चढ़ा दिया है, कुछ स्टैंड तक उसमें अगर प्लानोफिक्स मिल जाता है, उसका छिड़काव करेंगे तो थोड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी उसमें फॉल्स फ्रूटिंग ही आएगी, ज़्यादातर उनके फलन में नुकसान होगा। उसका कोई उपचार ऐसा कुछ नहीं है। मृदुरो मिल आसिता
पत्तियों की ऊपरी सतह पर पीले रंग के धब्बे बनते हैं। इन धब्बों के ठीक नीचे पत्ती की निचली सतह पर धूल रंग के फफूंद के जाल दिखाई पड़ते हैं। पत्तियां मर जाती है और पौधों के बढ़वार रुक जाती है। इसके निदान के लिए इंडोफिन M45 की 2 किलोग्राम मात्रा को 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। जाते हैं व्हाइट फ्लाई वगैरह लगती है तो आप उसमें कोई सिस्टेमिक दवाई जो है जो उपलब्ध हो मार्केट में, जिस भी नाम से हो, आपको मोनोसील हो सकता है, रोगर हो सकता है, मेटासिस्टाक्स, अगर काफ़ी दवाइयाँ बैन भी हो चुकी हैं, इनका रिप्लेसमेंट जो दवा आई हो उसको 1.5 से 2 ml 1 लीटर पानी में घोल करके अगर वो छिड़काव करते हैं तो कीड़ा, जो फल छेदक कीड़ा लगता है, उसको वो चेक हो जाएगा। बीमारी जो होती है पाउडरी माल्डिव आता है, जो टेल्कम पाउडर जैसा पत्तियों के ऊपर आ जाता है, तो उसके निदान के लिए किसान भाई जो है वो 25 kg पर हेक्टेयर रिकमेंडेशन है सल्फर डस्ट की डस्टिंग कर सकते हैं। सुबह जो है सूर्योदय के जस्ट बाद, लेकिन 8 बजे के पहले ही करना चाहिए। दवा का छिड़काव भी गर्मी में 8 बजे के पहले ही कर लेना ठीक होगा। और या केराथेन एक दवा आती है, उसको भी 1.5 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोल करके अगर आप छिड़काव करेंगे तो उसका फ़ायदा होगा। तो ये सामान्य क्रियाएं हैं जो किसान भाई अगर करेंगे तो परवल को अच्छा उत्पादन उससे वो ले सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे राज्य के जिन किसान भाइयों ने गेहूं की फसल लगा रखी है, उनकी फसल इस समय परिपक्व होने की अवस्था पर है और कुछ किसान भाई इसकी कटाई का कार्य भी कर रहे हैं। लेकिन अक्सर किसान फसल की कटाई, गहाई और भंडारण करते समय कुछ न कुछ लापरवाही कर जाते हैं, जिससे उपज की क्वालिटी खराब हो जाती है और बाजार में इसका अच्छा दाम नहीं मिलता। इसलिए किसान भाई गेहूं की कटाई से लेकर भंडारण तक के कार्यों को किस तरह से करें, चलिए इस बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला बांका के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रघुवर साहू से। और इस मौसम में हमारी जो रबी की फसलें होती हैं उनकी कटाई की जाती है, उसमें गेहूं की कटाई भी की जाती है। क्योंकि हम सभी लोगों को पता है कि भारत ही नहीं अपितु पूरे बिहार में भी हमारा धान गेहूं फसल पद्धति सबसे महत्वपूर्ण पद्धति है। और इस फसल पद्धति में खरीफ में हम धान लगाते हैं और रबी में हम गेहूं लगाते हैं। अभी समय है गेहूं की कटाई का, और इसकी कटाई हम लोग कैसे करते हैं, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, हम लोग आज इस पर चर्चा करेंगे। अक्सर देखने में आता है किसान भाई कड़ी मेहनत करके फसलें उगाते हैं, पर जब समय आता है फसल कटाई का तो जल्दीबाजी कर देते हैं, जिसके कारण उनको उत्पाद का अच्छा लाभ नहीं मिल पाता। यदि किसान थोड़ा सा जागरूक रहे और फसल की परिपक्वता की सही पहचान करके कटाई करे तो अधिक लाभ मिलेगा। शुरू से लेके और पकने तक 5 से 6 सिंचाई करनी होती है, लेकिन अगर हमको कटाई करनी होती है तो 15 दिन पहले हम सिंचाई रोक देते हैं। और वो डफ अवस्था होती है, डफ स्टेज होती है, जो लास्ट हम उसकी सिंचाई करते हैं। तो जब हमको कटाई करनी होती है उसके 15 से 20 दिन पर वो उसकी सिंचाई रोक देते हैं और अब उसको पकने के लिए छोड़ देते हैं कि उसका दाना जब तक पूरा मजबूत हो जाता है उसको हम जो है उसके बाद हम इसकी कटाई करते हैं। तब जो हमारी गेहूं की फसल है उसको कटाई करने के लिए देख लीजिए कि जो उसकी फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी है उसमें
तो गेहूँआपन आ गया है, बालियाँ हरी ना रहें और उसके दाने ठोस हो गए हों, तब उसकी कटाई करनी चाहिए। कच्ची कटाई नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो बाद में सिकुड़ जाते हैं। सूखने के बाद उसमें जो नमी जाती है तो दाना सिकुड़ जाता है और सिकुड़ने के बाद उसमें अंकुरण की क्षमता में प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए देख लीजिए, जब हमारा पौधा में बीज ठोस हो गया हो तब उसकी कटाई करते हैं। उसकी कटाई करने के लिए हमारे किसान मैन पावर से भी कटवाते हैं और मशीन से भी कटवाते हैं। तो मैन पावर से कटाने के लिए हमारे किसान जो हंसिया होती है या फिर जो कचिया होती है उससे काटते हैं, और जो हमारे किसान और जो हार्वेस्टर मशीन से कटवाते हैं तो उस हार्वेस्टर मशीन से भी कटाई होती है। तो उसमें ये चीज़ ध्यान देना होता है हमारे किसान भाइयों को कि उसमें ये सावधानी बरतनी होती है कि हमारी जो फसल है उस फसल में जो है वो फसल पक के तैयार रहे और कच्चा हम ना कटवाएं। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना होता है। जब हम उसकी कटाई कर लेते हैं तो उसको भंडार गृह में ले जाने से पहले थ्रेसिंग फ्लोर पर उसको सिखाते हैं और इतना सुखाते हैं कि उसमें नमी की परसेंट 10 से 12% तक रहे, क्योंकि ज़्यादा नमी रहेगी तो बाद में वो सड़ने की दिक्कत आती है। भंडार गृह में फिर दिक्कत आती है, उसमें अंकुरण में समस्या आती है, वो सड़ जाता है, उसमें फंगल ग्रोथ हो जाता है। तो इसीलिए हमारे किसान भाइयों को बढ़िया से भंडार गृह में रखने से पहले उसको पहले थ्रेसिंग फ्लोर पर जो अर्धशत मड़ाई सैया होती है उस पर बढ़िया से सुखा लेते हैं। किसान भाइयों, आपको फसल का बाजार में अच्छा मूल्य मिले, इसके लिए थ्रेसिंग के बाद और भंडारण से पहले उपज का श्रेणीकरण अवश्य करें। श्रेणीकरण में पहले कटे टूटे दानों, कंकड़, पत्थर इत्यादि को निकाल दें। इसके बाद दानों की सफाई करें, फिर इसके बाद ग्राइंडिंग करें। सुखाने के बाद उसको भंडारण करते हैं। तो सुखाने के बाद उसको साफ करवा के किसी पॉलीथीन के बैग में करने के बाद, चाहे उसको आप जूट के बैग में रख ले सकते हैं या प्लास्टिक के बैग में रख सकते हैं, उसकी नमी बरकरार रहनी चाहिए। नमी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 10 से 12% से ज़्यादा नमी नहीं रहनी चाहिए। और उसके भंडारण के लिए हम लोग जैसे जैविक तरीके से अगर करना चाहते हैं तो जो नीम की पत्तियां होती हैं उन नीम की पत्तियों को डाल देते हैं, जिससे उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। और कुछ हमारे किसान भंडारण के लिए एल्युमिनियम फॉस्फाइड की टिकिया रखते हैं, तो उससे भी हमारा भंडारण किया जा सकता है। इस तरह से हमारा भंडारण होता है। और हमारे किसान भाइयों का ये विशेष ध्यान देना होता है कि जो मौसम होता है, मौसम का रुख देखकर ही कटाई करवाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम आपके कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव बस्ती जिला नालंदा के हरिओम राय ने। आपने प्याज की फसल में बैंगनी धब्बा रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। भाई प्याज लगा चुके हैं, अभी जो हम लोग प्याज लगा रहे हैं तो बीमारी में उसमें 2 तरह का एक बीमारी लगता है। एक लगता है आपका पर्पल ब्लॉच, एक लगता है स्टेमफिलियम ब्लाइट। तो ये दोनों बीमारी में क्या होता है कि पत्ता पर गोल लंबा ऐसा धब्बा बनता है। शुरू में वाइटिश रहता है, धीरे धीरे यह ब्राउन कलर का पूरा पत्ता में ही लग जाता है और पौधा सूख जाता है। तो इसको बचाव के लिए क्या है कि कोई भी फंगिसाइड, जैसे बोलते हैं कार्बेंडाजिम बोलते हैं, मैनकोजेब हुआ जो डाइथेनियम 45 के नाम से बाज़ार में आता है, तो इसका भी 2 से 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी में डालकर आपको स्प्रे करना है। और इसमें भी आपको स्टिकर डालना बहुत ज़रूरी है। स्टिकर का आधा ml 1 लीटर घोल में डाल के स्प्रे करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि पत्तियों पर दवा ज़्यादा टिकेगा, जिससे हमको वांछित फायदा मिलेगा। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-889-2163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात